प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें अभ्यास नंबर 4 है। तो इसका यह पार्ट नंबर 3 है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने फर्स्ट पार्ट में यह बताया था कि किस किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड पार्ट के यदि वीडियो देखे होंगे तो मैंने श्रीधराचार्य का जो सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a का निगमन किया है, ठीक है। तो सूत्र पर भी इसमें सवाल आएंगे और इस समय पर बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट लेकर के आया हूं जो सीधा आपके दिमागों में एंट्री कर जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, आपको मैं क्या बताना चाहता हूं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के ज्ञात होने पर, बात समझिएगा, कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा। अध्याय नंबर जो अभ्यास नंबर 4 है उसमें द्विघात समीकरण दिया रहेगा। दिया होने पर लक्षण या प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, समझिए। द्विघात समीकरण दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इस दिए गए द्विघात समीकरण का लक्षण और प्रकृति बता दीजिए, या विविधकर भी ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है, समझिए। और विविधकर, तो मैंने दो प्रश्नों को, दो कंसेप्टों को एक ही में मैंने समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। एक तो आपको मैं यह बताऊंगा कि द्विघात समीकरण दिया है तो आप उसका लक्षण या प्रकृति कैसे बताएंगे, और एक मैं बता रहा हूं कि द्विघात समीकरण दिया होने पर आप उसका विविधकर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा हूं। सर्वप्रथम दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कोई द्विघात समीकरण आप ले लीजिए, कोई द्विघात समीकरण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए, मैंने द्विघात का मतलब क्या, चर पर दो घात, ठीक है, चर पर दो घात। तो मैंने ऐसे ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। मान लीजिए कि मैंने ये द्विघात समीकरण ले लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि विविधकर कैसे निकालते हैं, और जिस लड़के ने विविधकर निकालना समझ गया तो समझिएगा कि वह उसका लक्षण या प्रकृति बताने की भी प्रक्रिया कंफर्म कर लिए। देखिए क्या कह रहा है, कोई द्विघात समीकरण है तो यह द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका हमें यह बताना है कि कैसा इसका लक्षण होगा, कैसा इसका प्रकृति होगा। एक और बात भी, कभी अस्तित्व है कि नहीं ऐसे पूछ देता है, तो उसके लिए भी यही करते हैं और कह रहा है कि विविधकर ज्ञात करना। तो पहले बात को समझिए, जो समीकरण दिया गया है उसकी तुलना, देखिए द्विघात का जो व्यापक रूप है, यह कह रहा है कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx बराबर bx प्लस c बराबर 0 से करके a b c का मान निकालिए। जैसे इसका कथन यह है कि कोई द्विघात समीकरण दिया गया है तो सबसे पहले उसकी तुलना करिए द्विघात के व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ठीक है। तो इस जो समीकरण ये आपका द्विघात दिया गया है इसका लक्षण और प्रकृति बताना है और विविधकर बताना है। तो इसका तुलना जो है हम इससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। इधर कंसेप्ट मैंने लिखा है, इधर प्रश्न लिखा है, और दोनों चीजों को मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो तुलना करिए तो देखिए क्या कर रहा है, 2 नंबर पर जो x स्क्वायर के पास होगा वह a होगा। बात समझिएगा, इसमें जो x स्क्वायर के पास है, चर पर घात 2 है, उसके पास जो है वह a है, ठीक है। तो मैंने चर पर घात 2 क्यों बोला, ये जरूरी तो नहीं है कि आपको x के चर में ही देगा, हो सके तो y के चर में दे दे। तो आप ऐसे याद करिएगा, जो 2 घात के पास होगा, चर में 2 घात के पास होगा, जैसे लिखा है x स्क्वायर के पास जो होगा वही है, ठीक है। अभी यहां y होता तो यहां पर लिखते कि y स्क्वायर के पास जो होता है वही है। हमारे कहने का मतलब यह है कि कोई द्विघात समीकरण दे करके लक्षण कहे, प्रकृति कहे
या विविधकर कहे। अब इस सूत्र से बनाने के लिए कहेगा तो भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए कहाँ रहता है, तो एक्स स्क्वायर के पास रहता है, या ऐसे कह दीजिए चर पर जो दो घात रहता है ना उसके पास रहता है। तो बताइए ए बराबर 2 भाई, ए बराबर 2। अब देखिए जो x के पास होता है वह b है। तो देखिए इसमें x लिखा है, x यह है, तो बताइए b बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। x के पास नहीं, आप y के पास भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसे ही आप याद करिए, जो 2 घात के पास होगा तो कहेंगे सर 2 घात रहना जरूरी है। हाँ द्विघात है तो 2 रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि एक चर रहेगा, एक घात वाला नहीं रहेगा। एक घात करेगा तो रैखिक हो जाएगा। तो जो एक्स स्क्वायर के 2 घात वाले के पास जो होगा वो ये होगा, और जो चर में 1 घात के पास होगा, या उसको कह सकते हैं कि जो एक्स के पास होगा वह बी होगा। और अचर पद जिसके पास कोई चर न हो, न तो एक्स हो न तो वाई हो, तो वह सी होगा। तो सी बराबर 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। कोई भी दुनिया का द्विघात ले लीजिए, आपको जब लक्षण कहे, प्रकृत कहे, विविधकर कहे, सिद्धाचार्य के सूत्र से भी कहे बनाने के लिए, तो यह सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा। दिए गए द्विघात समीकरण में से ए बी सी का मान निकालेंगे। जो 2 घात के पास होता है वह ए होता है, और जो चर में 1 घात के पास होता है वह बी होता है, और जिसके पास चर नहीं रहता है, अचर रहता है, जो अंक रहता है वह सी होता है। अब देखिए क्या करेंगे, उसके बाद जो ए बी सी का जो मान निकाले हैं सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख दीजिए। देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख देंगे। तो डी विविधकर जो है उसको डी से दर्शाते हैं, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, रख रहे हैं तो डी बराबर, बताइए इसका ना हम विविधकर भी बताएंगे। इस प्रश्न का, यह प्रश्न जो है इसका मैं विविधकर भी बताऊंगा और लक्षण और प्रकृति भी बताऊंगा। तो पहले विविधकर बताऊंगा, क्योंकि विविधकर के बाद देखिए लक्षण और प्रकृति की जब क्रिया करते हैं तो उसमें भी विविधकर आता है। अब देखिए b के जगह पर 5, तो 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे a के जगह पर 2 और गुणे c के जगह पर 2। अब देखिए d बराबर 5 का वर्ग 25 माइनस 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। बताइए d बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब बात समझिएगा। अब ये द्विघात दे करके यदि कहा होता कि इसका विविधकर बताइए तो हमारा यहीं पर उत्तर हो जाता, d बराबर 9 इसका विविधकर होगा। लेकिन बात समझिए, अगर यही द्विघात दे करके यदि आपसे कह देता कि इसका लक्षण या प्रकृति बताइए, यहां ध्यान से देखिएगा, लक्षण या प्रकृति बताइए, तो आप कहेंगे सर आपने इसको पहले क्यों नहीं लिखा। उससे क्या मतलब है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो द्विघात समीकरण दिया होगा उसमें से ए बी सी का मान निकलेगा। जो एक्स स्क्वायर के पास होगा या चर में जो 2 घात के पास होगा वह ए होगा, जो चर में 1 घात के पास होगा वह बी होगा। उससे मैटर आपका खत्म हो जाएगा कि एक्स है कि वाई है। वाई में भी दे सकता है, एक्स में भी दे सकता है और जेड में भी दे सकता है। तो ए बी सी का मान निकाल लेंगे और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख देंगे, हल करेंगे और डी बराबर जो मान आएगा ना वही इस प्रश्न का विविधकर होगा। तो इसका विविधकर क्या होगा, डी बराबर न होगा। लेकिन यदि आपसे कह दे कि यह द्विघात समीकरण का लक्षण या प्रकृति बताइए, तो आप जानते हैं क्या करेंगे, लक्षण या प्रकृति वाले में यह पूरी प्रक्रिया आप करेंगे। लेकिन एक बात करेंगे, अब देखिए डी का, देखिए यहां पर यदि 3 नंबर d बराबर 0 होता, जैसे कल्पना करिए इसमें यह जो है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी सी का मान रख दिए होते, यदि d बराबर 0 आ गया होता, कल्पना करिए कि जो यह 9 आया है वहां पर 0 आ गया होता, तो जानते हैं जो यह द्विघात समीकरण है उसका लक्षण क्या हो जाता, तो वास्तविक परिमेय और समान हो जाता। समान को हम बराबर भी कहते हैं, ठीक है। कब, जब d बराबर 0 आता तब। कल्पना करिए इसी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर यह ए बी सी का मान रखते और d बराबर ऐसे आ जाता, देखिए लिखा है 4, लिखा है 4 आ जाता, 9 आ जाता, 16 आ जाता,
25 आ जाता है। गौर से थोड़ा ध्यान करिएगा, ध्यान से देखिए। लीजिए एक और लिख दे रहे हैं, मान लीजिए d बराबर 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, तो कल्पना करिए जब d बराबर 0 आ जाएगा तो लक्षण होगा वास्तविक, परिमेय, समान। लेकिन d बराबर 4, 9, 16, 25 ऐसे आ जाएगा। अब यह देखिए d बराबर 2, 3, 5 आ जाएगा, तो इसका नाम कुछ और होगा और इसका नाम कुछ और होगा। कहेंगे सर ये ऐसा क्यों, क्या इसमें आपको अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये 4 धन में है, 9 धन में है, 16 भी धन में है, 25 भी धन में है, अप टू डैश अभी और मैं बता सकता हूं। और यह देखिए 2, 3, 5 यह भी धन में है, लेकिन एक अंतर है, समझिए। ये धन में है लेकिन पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, और ये धन में है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जब धन में आए और पूर्ण वर्ग रहे तो उसका जानते हैं लक्षण क्या होगा? वास्तविक, परिमेय, असमान होगा। वास्तविक, परिमेय जानते हैं। पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? खंड करने पर जोड़ा मिल जाए, समान संख्या 2-2 का समूह मिल जाए तो उसे हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो 4 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, देखिए समूह बन गया, समान संख्या। 9 का खंड करेंगे 3 गुणे 3 हो गया, देखिए 16 का खंड करेंगे 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, देखिए 2-2 का समूह बन रहा है। 25 का करेंगे 5 गुणे 5 हो जाएगा, देखिए। तो धन में है लेकिन पूर्ण वर्ग है। तो जब धन में आए और पूर्ण वर्ग रहे तो होगा वास्तविक, परिमेय, असमान। अब देखिए ये धन में है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, ये धन में है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 का खंड करिए, 1 गुणे 2 होगा मान लीजिए, तो समान संख्या 2-2 का समूह नहीं ना बन रहा है। तो ये धन में है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए यह वास्तविक, असमान और अपरिमेय, असमान होगा। और डी बराबर मान लीजिए कि ऋण में आ जाता, कुछ भी ऋण में आ जाता तो आसान है, काल्पनिक हो जाता या अवास्तविक आप कह देते। तो बताइए आपको बात समझ में आ गया? बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर यही नहीं याद हो पाता है, ये वास्तविक, परिमेय, समान ये नहीं याद हो पाता है। तो एक मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, आराम से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप देखिए मैं बता रहा हूं, ये ऋण वाले को अलग याद कर लीजिए। ऋण में आएगा तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक। ऋण में आएगा तो काल्पनिक होगा या अवास्तविक होगा, काल्पनिक होगा या अवास्तविक होगा, जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। अब लेकिन देखिए d बराबर 0 आए, d बराबर धन में आए, पूर्ण वर्ग आए, और d बराबर धन में आए, पूर्ण वर्ग न हो, तो इस तीनों का मैं रूल आपको बता रहा हूं जो यहां पर नोट किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, एक प्रश्न आपका क्लियर है। तो आप d बराबर 0 आए तो उसमें भी लिखिए वास्तविक, वास्तविक, इसमें भी लिखिए वास्तविक, आसान तरीका, वास्तविक, इसमें भी लिखिए वास्तविक। समझिए d बराबर 0 आएगा, उसमें तीनों में पहले वास्तविक। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखिए परिमेय, परिमेय, इसमें भी लिखिए समान, यहां पर भी लिखिए परिमेय, और यहां पर भी लिखिए समान, यहां पर भी लिखिए परिमेय, और यहां पर लिखिए समान। आज के बाद कहेंगे सर ने क्या बताया, देखिए यह चीज आप नोट कर लीजिएगा, आज के बाद आपसे कभी गलती नहीं होगा। ये बहुत से लड़कों का कंप्लेन आता है सर याद ही नहीं होता है। ये तो देखिए जब d बराबर ऋण में आए तो काल्पनिक पक्का उसको अलग कर लीजिए कि ऋण में आएगा तो काल्पनिक बोलना है, अवास्तविक बोलना है। लेकिन d बराबर 0 आए तो वास्तविक, परिमेय, समान लिखना है। d बराबर धन में आए तो वास्तविक, परिमेय, समान लिखना है, उसमें भी लिखना है। d बराबर धन में आए लेकिन पूर्ण वर्ग न हो तो वास्तविक, परिमेय, समान में लिखना है। लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज मैं बता रहा हूं, देखिए जिसमें धन में आए, धन में आए और पूर्ण वर्ग हो तो जो समान लिखा है ना उसके आगे में अ लिख देना है, असमान कर देना है। अब देखिए जो यह धन में आया है ना, धन में आया है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो देखिए धन में आया अब पूर्ण वर्ग था तो बस इसमें एक अ आप फिट किए, समान का आगे अ फिट कर दिए, असमान हो गया। लेकिन जो धन में आए और पूर्ण वर्ग न हो तो उसमें 2 गो अ सेट कर देना है, अपरिमेय और असमान। क्लियर हो गया, समझ गए ना? आप बस ऐसे याद करिएगा, वास्तविक, परिमेय, समान, वास्तविक, परिमेय, समान, वास्तविक, परिमेय, समान।
और देखिए जिसमें जीरो है ना भाई, उसको छेड़छाड़ मत करिएगा, पूरा वैसे ही रहने दीजिएगा, वास्तविक परिमेय समान रहने दीजिएगा। लेकिन जिसमें धन में आया है, पूर्ण वर्ग है, वहां पर समान के नीचे अ लिख दीजिए, समान का आगे अ लिखिएगा, असमान। आज जिसमें धन में आया है और पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसमें दोनों के आगे अ लगा दीजिएगा। देखिए पहले मैं अध्याय नंबर 4 के सभी कंसेप्टों को क्लियर करने के बाद ही मैं प्रश्नावली प्रारंभ करूंगा, तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसमें से ए बी सी का मान निकालिएगा। एक्स स्क्वायर के पास ए होगा, एक्स के पास बी होगा, लास्ट जिसके पास चर नहीं होगा वह सी होगा। उसके बाद डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखिएगा। अगर यहां पर छोड़ देते हैं तो आपका दिए गए द्विघात समीकरण का विविधकर निकल जाएगा। लेकिन अगर लक्षण पूछे तो इसमें मान रखिएगा ए बी सी का और चेक करिएगा कि डी बराबर क्या आता है। डी बराबर 0 आ जाएगा, वास्तविक परिमेय समान होगा। डी बराबर धन में आएगा, पूर्ण वर्ग होगा, वास्तविक परिमेय असमान होगा। डी बराबर धन में आएगा और पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो वास्तविक अपरिमेय असमान होगा। और डी बराबर ऋण में आएगा तो अवास्तविक या काल्पनिक होगा। नेक्स्ट अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा अगला पार्ट।